बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 उसका अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर 1 करने जा रहे हैं जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है। तो लेट्स स्टार्ट। द इंक्लूजन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, द इंक्लूजन ऑफ अनपेड लोन इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इन अकॉर्डेंस विद विच अकाउंटिंग कंसेप्ट के अनपेड लोन जो आपका था उसका जो इंटरेस्ट है वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अनपेड लोन का इंटरेस्ट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड किया आपने, वो किस अकाउंटिंग कंसेप्ट के तहत है। इसकी एंट्री क्या पास करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं और एक्रूड इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा और एक्रूड जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ए करंट लाइबिलिटी चला जाएगा। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें कहती है कि अगर कोई एक्सपेंस इनकर्ड हो गया है तो उसको रिकॉर्ड कर लें, वेदर इट्स बीन पेड और नॉट, कि अगर वो पेमेंट ना भी हुई है तो भी आप उसको रिकॉर्ड करें। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट देखते हैं। कंसिस्टेंसी नंबर 1 ये आपको बताता है। कंसिस्टेंसी तो आपको ये बताती है कि जो अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस आप अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए तो फिर फ्यूचर के अंदर भी वो कंसिस्टेंट हो कि उसी को अप्लाई करें। ऐसा ना करें कि एक साल आपने स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करा और नेक्स्ट ईयर आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करें तो फिर कंपेरेबल फिगर नहीं होंगी। आपके जो यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक साल की फिगर आपने किसी और पॉलिसी के तहत निकाली हुई है, दूसरे साल की जो फिगर्स हैं वो किसी और पॉलिसी के तहत हैं। तो जो पॉलिसीज़ हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। गोइंग कंसर्न आपको ये बताता है कि बिजनेस आपका विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन फोर्सिएबल फ्यूचर और बंद होने नहीं जा रहा है। मैचिंग प्रिंसिपल जो है, मैचिंग प्रिंसिपल अलबत्ता यही इसका जवाब भी है और ये मैचिंग प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो जो रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट के अंदर जितने भी खर्चे हैं वो सब रिकॉर्ड होने चाहिए ताकि प्रॉफिट और लॉस की ट्रू फिगर आपके पास आए। बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जितनी लाइबिलिटीज़ हैं, जितने एसेट्स हैं, जितनी इक्विटीज़ हैं वो फिर पूरी कंप्लीट रिकॉर्ड होनी चाहिए। जैसे अगर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हम रिकॉर्ड ना करें फॉर एग्जांपल और इसे शामिल नहीं करें तो क्या होगा कि आपका इनकम स्टेटमेंट जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा शो करेगा क्योंकि एक्सपेंस ही आल्दो आपने पेमेंट नहीं करी है लेकिन वो ड्यू तो हो गया है आपके ऊपर, आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। और दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी जो है, क्योंकि एक लाइबिलिटी आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं जो आपको पे करना है, तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो ट्रू पिक्चर नहीं होगी। मैचिंग प्रिंसिपल आपको बताता है कि आप मैच करें अपने खर्चों और जो भी आपके रेवेन्यूज़ हैं उनके अगेंस्ट में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो मैच करें ताकि ट्रू फिगर आए। लाइबिलिटीज़ एसेट्स इक्विटीज़ जो हैं वो ट्रू फॉर्म के अंदर जितना है उसे कंप्लीटनेस के साथ रिकॉर्ड करें। तो यही इसका जवाब है। यही प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए हमने इसको रिकॉर्ड किया है अनपेड लोन इंटरेस्ट को। फोर्थ कहता है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट का मकसद है कि इमोशनल वैल्यूज़ की अकाउंटिंग में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हर वो ट्रांजैक्शन जिसकी मनी वैल्यू है तो मनी के अंदर मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी आप रिकॉर्ड करें, डॉलर में रिकॉर्ड करें, रुपीस में रिकॉर्ड करें, वट एवर इट इज़, लेकिन इमोशनल वैल्यूज़ जो है वो अकाउंटिंग में नहीं आती है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 की जो राइट चॉइस है वो सी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन याद रखें नॉन करंट एसेट्स के ऊपर निकलता है और डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट्स वो तमाम एसेट्स जो मोर देन 1 ईयर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाएंगे। और होता क्या है डेप्रिसिएशन कि फॉर एग्जांपल आपने एक मोटर व्हीकल खरीदी 100,000 की, इसकी लाइफ जो है वो 5 ईयर्स है, तो हर साल इसकी वैल्यू कितनी से रिडक्शन आ रही है? 20,000 से वैल्यू जो रिडक्शन आ रही है इसको डेप्रिसिएशन कहेंगे। हर साल हम डेप्रिसिएशन 5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे तो वो अगेन वही 100,000 बन जाएगा। तो हम एक्चुअली डेप्रिसिएशन में क्या कर रहे हैं कि जो उसकी कॉस्ट है नॉन करंट एसेट्स की उसको एलोकेट कर रहे हैं उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर। तो हर साल में वैल्यू जो रिडक्शन हो रही है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 में कहते हैं मीन्स ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए नॉन करंट एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ,
कि उसकी यूज़फुल लाइफ पे उसकी कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं, और मैं समझा के आ रहा हूँ कि यही एक्चुअली डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है। हम भी पढ़ लेते हैं, मेजर ऑफ द डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट पे हम रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, जब कोई कंपनी बंद हो रही होती है तो उस वक्त उसे रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि एसेट्स बेचेंगे, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे और ऑनर्स के हाथ में उसका पैसा दे देंगे। लेकिन जब बिजनेस चल रही है, गोइंग कंसर्न है, तो उसको वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, याद रखिएगा। एन आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द यूज ऑफ ए नॉन करंट एसेट्स, कैश का लेना देना नहीं है। आउटफ्लो तो एक ही दफ़ा हुआ जब आपने ख़रीदा था। द एक्सपेंस स्पेंड ऑन नॉन करंट एसेट्स, ये भी नहीं है, एक्सपेंस नहीं हुआ है, तो वन टाइम खरीद के उसकी रिडक्शन इन वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए चॉइस आपकी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ट्रेडर डेप्रिशिएट्स फर्नीचर एंड फिटिंग, फिक्सचर एंड फिटिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम के हिसाब से वो इसको कैलकुलेट करता है। ऑन कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2019 अ परचेज ऑफ न्यू फिक्सचर एंड फिटिंग $5,000। एक परचेज हुई है आपकी न्यू फिक्सचर एंड फिटिंग की $5,000 की, वॉज पोस्टेड टू द एडवर्टाइजिंग अकाउंट इन एरर। गलती से एडवर्टाइजिंग अकाउंट में आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया। तो अगर आप उसे सही रिकॉर्ड करते, फिक्सचर एंड फिटिंग को रिकॉर्ड करके बैंक को क्रेडिट करना था आपको, आपने क्या कर दिया, एडवर्टाइजिंग को क्रेडिट करके बैंक को क्रेडिट कर दिया $5,000। तो ये आपने रिकॉर्ड कर दिया, और रिकॉर्ड का मकसद है फर्नीचर एंड फिटिंग अगर रिकॉर्ड होता तो आप क्या करते, फिर आप डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करते, और डेप्रिसिएशन कितना आता, 10% उसमें रेट दिया है, तो 500 डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता। ये जो 500 डेप्रिसिएशन आता आपके पास, ये आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर लेकर जाते हैं। मिस्टेक क्या हुई कि आपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, तो पूरे का पूरा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला गया। इनकम स्टेटमेंट में कितनी फिगर चली गई, इनकम स्टेटमेंट में 5000 चले गए, जाने कितने थे, डेप्रिसिएशन 500, तो नेट इम्पैक्ट कितना आया, नेट इम्पैक्ट ये आया कि एक्सपेंस आपका $4,500 से बढ़ गया। जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एक्सपेंस आपका बढ़ा तो प्रॉफिट कम हो गया, और प्रॉफिट कम हुआ तो कहता है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑन द ट्रेडर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2019 के ट्रेडर के अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कैपिटल अकाउंट के ऊपर। तो देखिए, हमने देखा कि नेट इफेक्ट जो है $4,500 से एक्सपेंस आपका बढ़ गया। एक एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर लिया जो था ही नहीं, फर्नीचर एंड फिटिंग को रिकॉर्ड करना था, तो डेप्रिसिएशन सिर्फ $500 इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाता आपका। अगर वहाँ चला जाता ये $500 तो सिर्फ इम्पैक्ट $500 का होता। अब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की सूरत में 5000 चला गया, तो जाना था 500, एक्सपेंस चला गया 5000, तो 4500 का एक्सपेंस बढ़ा। एक्सपेंस बढ़ने का मकसद है प्रॉफिट कम हो गया आपका, प्रॉफिट अंडर स्टेटेड हो गया। प्रॉफिट अंडर स्टेटेड होने का मकसद है कैपिटल भी अंडर स्टेटेड हो गया। $4,500 से आपका कैपिटल अंडर स्टेटेड हो गया, और ये सी चॉइस ने आपको दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो राइट चॉइस है वो फिर सी चॉइस बनती है आपकी। इसमें जो ट्रिकी पॉइंट है वो एक्चुअली ये है कि डेप्रिसिएशन के इम्पैक्ट को आपको लेना है। आप डायरेक्ट ये नहीं कीजिएगा कि एडवर्टाइजिंग में रिकॉर्ड कर दिया तो आप 5000 लिख दें, जैसे इसने दिया है अंडर स्टेटेड $5,000, ओवर स्टेटेड तो है ही नहीं है। प्रॉफिट आपका अंडर स्टेटेड होगा तो कैपिटल भी अंडर स्टेटेड होगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो आते हैं इनकम स्टेटमेंट से वो फिर कैपिटल ऑनर के कैपिटल में चले जाते हैं। अगर कैपिटल प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। हमने देखा कि नेट इफेक्ट जो था वो $4,500 से एक्सपेंस हमारा ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया इनकम स्टेटमेंट में, तो रिजल्टिंग उसका ये था कि प्रॉफिट कम हो गया। जब प्रॉफिट कम हुआ तो फिर ऑनर्स कैपिटल भी कम हो गया। तो सी चॉइस राइट चॉइस है हमारी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, कंपनी हैड ए नॉन करंट एसेट्स विच कॉस्ट $370,000। एक नॉन करंट एसेट से $370,000 का आपने खरीदा था। एसेट्स विद 10 years यूजफुल लाइफ एंड एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 20,000, कि अगर 10 साल के बाद जब इस नॉन करंट एसेट्स को बेचेंगे तो ये $20,000 का बिक जाएगा। फुल ईयर्स चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन इज पेड इन एवरी ईयर ऑफ यूज़, के हर साल जो वो इस्तेमाल करेंगे तो फिर पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर 4 years द एसेट वॉज सोल्ड, के एसेट जो है 4 साल के बाद बिक गया। द लॉस ऑन डिस्पोजल वॉज $30,000,
लॉस जो था डिस्पोजल पे, इसको बेचने पे $30,000 का आपको आया एंड डिस्पोजल कॉस्ट वर $10,000। और ये जो एसेट्स था जो आपने बेचा, ये इसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए बेचने के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपकी गाड़ी है, अगर वो बेचनी है तो उस पर कुछ पेंट करवाना है, कुछ उसकी रिपेयरिंग है, वो करवा के वो बिक सकती है, तो फिर वो जो उसका खर्चा आएगा उसे डिस्पोजल कॉस्ट कहते हैं। तो कहता है व्हाट वर द सेल प्रोसीड्स, ये बताएं बेची कितने में वो गाड़ियाँ, वो नॉन करंट एसेट्स आपने कितने में बेचा। तो सबसे पहले तो जब ये है, इसमें आप डेप्रिसिएशन निकाल लें 1 साल का। डेप्रिसिएशन का फार्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला एक तो ये होता है कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज दी हुई है, अगर परसेंटेज नहीं दी हुई है तो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू अगर दी हुई है, जैसे सवाल में दी हुई है, उसे लिख के लाइफ से डिवाइड करते हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला होता है। तो 370,000 कॉस्ट थी, 20,000 रेजिडुअल वैल्यू है इसकी, और लाइफ 10 ईयर्स है। तो ये 350,000 divided by 10, we get 35,000 PA पर एनम। ये हर साल का डेप्रिसिएशन निकला है इससे। आपको 4 इयर्स का निकालना है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 साल का कैसे निकालेंगे, ये 35,000 पर ईयर है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 140,000 जो है ये आपका 4 साल का डेप्रिसिएशन निकल आया 4 इयर्स। जब ये आ जाए आपके पास तो फिर आप बुक वैल्यू निकाल लें। बुक वैल्यू निकालने का तरीका क्या है कि कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको, कॉस्ट है $370,000, इसमें से लेस कर दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 140,000 जो आपने निकाला। तो 370,000 की कॉस्ट है, इसमें से 140,000 आप निकाल दें, 230,000 आपकी बुक वैल्यू आ गई। ये बुक वैल्यू में ऐड कर दें, क्या ऐड करेंगे, डिस्पोजेबल कॉस्ट, डिस्पोजल कॉस्ट। डिस्पोजल कॉस्ट क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये जो 230,000 की जो बुक वैल्यू आई है, इसको सेलेबल बनाने के लिए, इसे हम फर्स्ट कर लेते हैं ये मोटर व्हीकल है, तो मोटर व्हीकल के ऊपर आपको कुछ रिपेयरिंग का काम करना है क्योंकि वो सही नहीं चल रही है, या उसके टायर रिप्लेस करने हैं, वो सही नहीं है। तो जब तक ये काम नहीं कराएंगे ये एसेट बिकेगा नहीं, इसे डिस्पोजल कॉस्ट कहते हैं। जो 10,000 की लगी, तो ये 240,000 एक्चुअली कॉस्ट थी जो आपको पड़ी। ये 240,000 जो थी, इसको जब आपने बेचा तो 30,000 का लॉस हो गया। तो ये 240,000 में से ये 30,000 जो है ये डिस्पोजल वैल्यू, इसको ये डिस्पोजल लॉस जो है बल्कि इसको माइनस कर दें तो $210,000 ये एक्चुअली सेल प्रोसीड्स है आपकी। क्यों सेल प्रोसीड्स है, देखिए 240,000 की जो मोटर व्हीकल है जो हमने एज्यूम किया, वो आपने $210,000 के अंदर बेची, जब भी तो आपको लॉस होगा $30,000 का। ये लॉस दिया हुआ था तो हमने 240,000 में जो टोटल कॉस्ट आई थी उसमें से फिर हमने बुक वैल्यू निकाली, बुक वैल्यू में से हमने डिस्पोजल कॉस्ट को प्लस करा, टोटल कॉस्ट आ गई। ये जो टोटल कॉस्ट थी इस पे लॉस हुआ 30,000 का जो सवाल में दिया हुआ है वो मैंने माइनस कर दिया तो सेल प्रोसीड्स आ गई। आप रिवर्स कर लें, $240,000 की चीज़ जब आपने $210,000 में बेची तो डेफिनेटली आपको लॉस हुआ 30,000 का। तो रिवर्स मेथडोलॉजी से हमने ये फिगर निकाल ली। तो सवाल आसान था लेकिन कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पहले तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। इस फार्मूले से 1 साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा, वो आपने निकाल लिया। जो 35,000 था उसको 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल का डेप्रिसिएशन सेम होगा। और इसने कहा कि 4 साल इस्तेमाल किया है एसेट्स को, तो 140,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। आपकी कॉस्ट थी $370,000, $140,000 से इस्तेमाल हो गई, उसको माइनस किया तो बुक वैल्यू आ गई $230,000। इस बुक वैल्यू में डिस्पोजल कॉस्ट को, इसको सेलेबल बनाने के लिए जो कॉस्ट लगी वो आपने प्लस कर दी, टोटल कॉस्ट आ गई $240,000। आपने इसमें से जो डिस्पोजल वैल्यू जो आपका लॉस था वो डिस्पोजल लॉस वो माइनस कर दिया तो सेल प्रोसीड्स आपके पास आ गई। लॉजिक भी बनती है, $240,000 की चीज़ें आपने $210,000 में बेची तो आपको लॉस हो गया $30,000 का। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो ये $210,000 आप देखें डी के अंदर दिया हुआ है, तो यू कैन सेफली से कि 4 की जो राइट चॉइस है वो डी चॉइस बनती है।
क्वेश्चन नंबर 5 में आए, विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता क्या है? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मकसद है कि आपके जो ट्रेड रिसीवेबल है, जो आपके कस्टमर्स हैं जिनको आप माल बेचते हैं, यू मे सेल टू वेरियस कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स को आप माल बेचते हैं, उनका जो कंबाइंड लेजर आप बनाते हैं सबका, उसे कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो उसमें क्या डेबिट साइड पर आएगा? इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू अकाउंट ऑफ कस्टमर्स, कि आपने इंटरेस्ट चार्ज किया ऑन ओवर ड्यू अकाउंट्स। कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जो आपको टाइम पे पैसा नहीं दे रहे थे, आपने उनसे इंटरेस्ट चार्ज करा। ये इंटरेस्ट आपकी इनकम बनेगी। आप एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल असल में सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहलाता है। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर आएगा इंटरेस्ट इनकम की वजह से। तो ये तो पहला ही फिर सही हो गया आपका कि क्वेश्चन नंबर 5 की जो राइट चॉइस है वो ये चॉइस है कि जो ओवर ड्यू अकाउंट्स हैं कस्टमर के, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया उसकी वजह से आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट का मकसद है यू हैव टू टेक दिस मनी फ्रॉम योर कस्टमर्स। हम बीबी पढ़ लेते हैं, इररिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ। जब इररिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ होते हैं, मेरे लेक्चर्स हैं कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर इररिकवरेबल डेट्स का नाम का एक फोल्डर होगा, उसमें मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए हैं, वो ज़रूर देखें जाके। अगर आपको ये बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इररिकवरेबल डेट्स में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, वो लेजर आप देख लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी इस टॉपिक से। तो इररिकवरेबल डेट्स का मकसद है वो पैसा जो कस्टमर से नहीं मिलेगा, इसकी एंट्री को हम पास करते हैं, इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। तो ये तो क्रेडिट साइड के ऊपर जाएगा, तो इसलिए इनकरेक्ट हो गया। रिटर्न्स ऑफ गुड्स सप्लाइड टू क्रेडिट कस्टमर, रिटर्न ऑफ गुड्स सप्लाइड टू क्रेडिट कस्टमर के रिटर्न्स ऑफ गुड्स हो रही हैं, रिटर्न्स ऑफ गुड्स होंगी तो रिटर्न्स इनवर्ड सेल्स रिटर्न को डेबिट करके अगेन ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, तो फिर देखें क्रेडिट आ गया, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। टोटल ऑफ कैश सेल्स का सेल्स का तो लेना देना ही नहीं है इससे, तो इसका मतलब है ए चॉइस आपकी राइट चॉइस है। कैश सेल्स जो है वो नहीं आएगा, तो ए चॉइस आपकी फिर राइट हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड ए ट्रायल बैलेंस विच डिड नॉट बैलेंस। एक ट्रेडर है, उसने ट्रायल बैलेंस बनाया है जो एग्री नहीं करता। डिफरेंस वाज पोस्टेड टू अ सस्पेंस अकाउंट। दो किस्म के एरर होते हैं, एक एरर्स वो होते हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस आपका अफेक्टेड नहीं होता और टाई बैक हो जाता है। एक एरर्स वो होते हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस ही टाई बैक नहीं होता, तो उसे बैलेंस करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसे सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। अगेन मेरे कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देखें तो वहाँ पर करेक्शन ऑफ एरर्स के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें कुछ लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कराएं। अगर वो जाकर आप देख लेंगे तो अगेन इस टॉपिक पे भी आपको बहुत आसानी होगी। अब यहाँ आते हैं, द फॉलोइंग एरर्स हैव नाउ बीन फाउंड, कि ये एरर्स जो है हमें पता चल गए कि क्या थे। द रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट हैड बीन ओवरकास्ट बाय $90। रिटर्न्स इनवर्ड का मकसद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जब आप कर रहे थे तो आपने उसको ज़्यादा $90 से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया आपने। पेमेंट ऑफ $200 फॉर रेंट हैड बीन एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक। रेंट की आपने पेमेंट करी थी, रेंट एक्सपेंस था, उसकी पेमेंट आपने बैंक के थ्रू करी या कैश के थ्रू करी, तो वो कैश बुक में सही रिकॉर्ड हो गई, बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द रेंट अकाउंट, लेकिन रेंट अकाउंट में पोस्टेड नहीं हुई। व्हाट वाज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या था? आप यहाँ ऐसा करें कि ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, ये डेबिट साइड कर लें, ये क्रेडिट। ये समझाने के लिए एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि पहली एंट्री है सेल्स रिटर्न, रिटर्न्स इनवर्ड सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो एक्चुअली $100 का था, माल वापस आया था कस्टमर से $100 का। आपने ट्रेड रिसीवेबल को तो सही रिकॉर्ड किया 100 से, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। सेल्स रिटर्न इनवर्ड को ओवरकास्ट कर दिया 90 से। $90 का मकसद है आपने इसे $100 लिखना था, लेकिन 90 से ओवरकास्ट कर दिया, तो देखिए कितना लिखा आपने, $190 लिखा। हैव यू गॉट माई पॉइंट? कि हमने इसकी पूरी एंट्री हमने पोस्ट कर ली ना लेजर से निकाल के। एज्यूम कर लेते हैं कि सेल्स रिटर्न डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, तो एक्चुअली $100 से रिकॉर्ड होना था, ये ओवरकास्ट हो गया, तो ट्रेड रिसीवेबल तो सही रिकॉर्ड हो गया क्रेडिट पे, लेकिन सेल्स रिटर्न जो है वो गलती से $100 के बजाय $190 यानी $90 से ओवरकास्ट हो गई। अब आते हैं रेंट के ऊपर। रेंट आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा, लेकिन बैंक रिकॉर्ड कर दिया आपने $200 का, यानी क्रेडिट साइड के ऊपर बैंक की पोस्टिंग सही है लेकिन डेबिट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो ये मिस्टेक हो गई। अब देखें डेबिट साइड के ऊपर सिर्फ $190 आ रहा है,
और क्रेडिट साइड के ऊपर आप देखें $300। तो ट्रायल बैलेंस टाई बैक नहीं हो रहा है। कितनी अमाउंट लिखनी पड़ेगी हमें किस साइड पर? डेबिट साइड के ऊपर अगर $110 में लिखूं तो फिर ये टाई बैक होगा। तो इसका मकसद है सस्पेंस अकाउंट किस साइड के ऊपर आया? डेबिट साइड के ऊपर आया। तो सस्पेंस का डेबिट पर जिस साइड के ऊपर आएगा, क्योंकि लेजर नहीं है ट्रायल बैलेंस है, तो जिस साइड पर आएगा सस्पेंस वही बैलेंस कहलाएगा। तो सस्पेंस का कौन सा बैलेंस आ गया? सस्पेंस का ये बैलेंस आ गया $110 डेबिट बैलेंस। यहाँ आते हैं डी के अंदर देखें लिखा हुआ है कि $110 का डेबिट बैलेंस है बी चॉइस में। क्रेडिट नहीं है, इनकरेक्ट है, 290 नहीं है, 290 नहीं है, $110 का। हमने इसको पूरा एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो आपकी बी चॉइस है वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, हाउ कुड ए क्रेडिट एंट्री ऑफ $500 इन एक्सिस अकाउंट हैव अराइजन इन द बुक्स ऑफ वाई। के $500 की जो एक्स अकाउंट के अंदर, एक्स का कोई कस्टमर है आपका, उसके अकाउंट में $500 से आपने क्रेडिट किया है, उसको क्रेडिट एंट्री, यानी एक्स के अकाउंट को आपने क्रेडिट किया वाई की बुक के अंदर। तो यू आर द अकाउंटेंट ऑफ वाई। जब भी इस किस्म की क्वेश्चन करें तो अपने आप को पहले तो एज्यूम करा करें कि एक्चुअली आप अकाउंटेंट किसके हैं। तो वो कहता है वाई की किताबों में ये कैसे अराइज हुई, कैसे आई? तो आप वाई के अकाउंटेंट हैं, वाई ने एक्स को क्रेडिट किया। तो ये 4 चीज़ें दी हुई हैं। हम देखते हैं कि क्रेडिट वाई का, हम वाई के अकाउंटेंट हैं। हम देखते हैं कि इन चारों में से एक्स को हम कहाँ क्रेडिट कर रहे हैं। वाई बॉट गुड्स फ्रॉम एक्स, वाई, एक्स ने वाई से माल खरीदा। तो एक्स ने जब वाई से माल खरीदा तो हम क्योंकि वाई के अकाउंटेंट हैं, हम क्या एंट्री पास करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, बल्कि एक्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ तो हमने एक्स के अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि एक्स ने हमसे माल खरीदा तो हमने एक्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ तो क्रेडिट हमने नहीं करा। एक्स रिटर्न गुड्स टू वाई, एक्स ने हमें माल वापस करा तो हम क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे और एक्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एक्स ने जब हमें माल वापस करा तो फिर हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया और एक्स के अकाउंट को क्रेडिट किया। और फिर यही राइट चॉइस है, क्योंकि वो पूछता है क्रेडिट एंट्री कि एक्स का अकाउंट जो वाई की किताबों में क्रेडिट हुआ वो किसकी वजह से हुआ। तो बी चॉइस है, एक्स ने रिटर्न किया हमें माल, हमने एंट्री क्या पास करी? सेल्स रिटर्न को डेबिट किया और एक्स के अकाउंट को क्रेडिट किया। तीसरा भी पढ़ लेते हैं, वाई मेड ए पेमेंट टू एक्स, वाई ने पेमेंट करी एक्स को। ये तो फिर वाई ने अगर पेमेंट करी एक्स को तो फिर तो ये इसका एंट्री क्या पास होगी कि हम एक्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ भी एक्स का अकाउंट डेबिट हो गया। वाई रिटर्न गुड्स टू एक्स, वाई ने माल वापस करा एक्स को तो फिर अगेन वो एक्स के अकाउंट को डेबिट करेगा और परचेजेज रिटर्न को क्रेडिट करेगा। तो फिर बी चॉइस आपने लॉजिकली एंट्री की मदद से, जर्नल एंट्री की मदद से देखा कि बी चॉइस जो है वो राइट चॉइस है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, एन इनवाइस फॉर परचेजेज वाज क्रेडिटेड टू द परचेज अकाउंट। एक इनवाइस थी परचेजेज की, वाज क्रेडिटेड टू द परचेज अकाउंट। वो गलती से परचेज अकाउंट में डेबिट होना था, उसको क्रेडिट हो गई। यानी एक्चुअली क्या हुआ, परचेजेस को डेबिट करके ट्रेड पेएबल, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं, ट्रेड पेएबल को क्रेडिट करना था $100 से। हुआ क्या? ट्रेड पेएबल तो अपनी जगह सही हुआ, लेकिन परचेजेस को हमने क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट कर दिया? ये डेबिट होना था, परचेजेस को हमने क्रेडिट कर दिया 100 से। तो अब क्या करेंगे? हाउ विल द बैलेंस ऑफ द परचेज अकाउंट बी करेक्टेड? परचेजेस का अकाउंट कैसे आप क्रेडिट करेंगे? तो परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करने का जब भी कभी ऐसी आए तो याद रखिएगा, देखिए एक दफ़ा तो आपने गलती से जो क्रेडिट किया आप डेबिट करेंगे एक दफ़ा तो, ताकि जो मिस्टेक हुई है ये सही, ये कैंसिल आउट हो जाए। और फिर एक दफ़ा और डेबिट करेंगे इसलिए ताकि सही रिकॉर्डिंग हो जाए, क्योंकि परचेजेस को डेबिट भी तो करना है ना आपको। तो देखें 2 दफ़ा हो गया। इसका मकसद है जब भी इस किस्म की कोई एंट्री आए तो उसका डबल इम्पैक्ट होगा, यानी अमाउंट डबल करके रिकॉर्डिंग होगी। तो फिर एक दफ़ा तो उसको कैंसिल आउट करेगा गलती को, और सेकंड टाइम की रिकॉर्डिंग करेक्ट रिकॉर्डिंग होगी। तो डिक्रीज बाय द वैल्यू ऑफ द इनवाइस, ये तो हाउ विल द बैलेंस ऑफ द परचेजेस अकाउंट बी करेक्टेड? डिक्रीज बाय द वैल्यू ऑफ द इनवाइस, डिक्रीज कर दें या तो इनकरेक्ट हो जाएगा, हमें इंक्रीज करना है। परचेज अकाउंट को डेबिट करना है $200 से, तो ये इनकरेक्ट है। डिक्रीज बाय ट्वाइस द वैल्यू, ये तो और इनकरेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज बाय द वैल्यू ऑफ द इनवाइस, इनवाइस की वैल्यू जो है अगर उससे डेबिट करेंगे तो वो तो कैंसिल आउट होगा, हमें डबल से करना है, तो ये भी इनकरेक्ट है। इंक्रीज बाय ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द इनवाइस,
ये बिल्कुल सही बात है, आपने देखा भी कि ट्वाइस द वैल्यू, तो जब भी इस किस्म की कोई मिस्टेक हो तो ट्वाइस द वैल्यू जहन के अंदर रखें। तो D8 के अंदर डी चॉइस आपकी राइट हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। रेंट इज पेड बाय ए बिजनेस मंथली इन एडवांस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। के रेंट जो है हम एडवांस के अंदर पे करते हैं, एक बिजनेस एडवांस में पे करता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने के शुरू के अंदर। इसका मकसद है एक्रूड कुछ भी नहीं होता, शुरू में पेमेंट कर देता है तो सारा एक्सपेंस है। द पेमेंट्स ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर वर एज फॉलोज। फाइनेंशियल ईयर में ये पेमेंट आपकी हुई है अप टू एंड इंक्लूडिंग 1 जून। जून के महीने तक जो पेमेंट हुई $500 पर मंथ के हिसाब से हुई। एंड फ्रॉम 1 जुलाई, और 1 जुलाई जो है वहाँ से जो पेमेंट हुई है $600 पर मंथ हुई है। विच अमाउंट्स विल अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर। यानी इस बिजनेस का जो साल एंड होता है वो 31 अक्टूबर को होता है। तो 31 अक्टूबर का मकसद है जो साल शुरू हुआ है वो कहाँ से हुआ है, नवंबर से शुरू हुआ ओपनिंग। तो नवंबर से लेके जून तक कितने महीने बनते हैं, नवंबर से जून तक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 8 मंथ्स बनते हैं। तो 8 मंथ्स जो है आपने $500 पर मंथ के हिसाब से पे किया, ये $4000 बनते हैं। और बाकी फिर जुलाई से अगर आप लगाएं तो नवंबर से जुलाई तक कितने बनेंगे, बल्कि अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर को साल ख़त्म हो रहा है। तो जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 मंथ्स बनते हैं। तो इसका मकसद है 4 मंथ्स का किराया जो है आपने $600 पर मंथ के हिसाब से दिया, ये 2400 बनता है। तो ये टोटल मिला के $6400 बनते हैं। और ये सारा एक्सपेंस है क्योंकि साल के शुरू, महीने के शुरू में आप पेमेंट कर देते हैं, मंथली करते हैं, इन एडवांस पे करते हैं, तो कुछ भी आप पे ड्यू नहीं है, सारे साल का आपने पेमेंट कर दिया। ट्रिकी पॉइंट सिर्फ ये था समझना है कि 31 अक्टूबर को इस बिज़नेस का एंड हो रहा है। तो ये बिज़नेस शुरू कब हो रहा है, नवंबर से हो रहा है। तो नवंबर से लेके जून, क्योंकि जून तक आपने $500 पर मंथ के हिसाब से दिया, तो नवंबर से जून तक बनते हैं 8 मंथ्स, वो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लें। और जुलाई से अक्टूबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 मंथ्स बनते हैं, उसका आपने ये करा तो 6400 हुआ। विच अमाउंट विल अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या अपीयर होगा, लाइबिलिटी तो कुछ भी नहीं होगी, इसलिए कि हमने मंथ के शुरू में पे करते हैं, तो लाइबिलिटी हमारे पास कुछ नहीं है। जो सी पार्ट आप देख रहे हैं $6400 जो हमने कैलकुलेट करके निकाला है, वो फिर राइट चॉइस है इसकी, वो एक्सपेंस में चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस बन के। तो क्वेश्चन नंबर 9 की जो राइट चॉइस है वो सी चॉइस है। लॉजिक आपने देखी। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड नेट एसेट्स व्हेन एक्रूड एक्सपेंस आर अंडर स्टेटेड। अगर एक्रूड एक्सपेंसेस को अंडर स्टेटेड कर दें आप तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा पूछता है, और नेट एसेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखें, अगर एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस का मकसद है कि एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट, तो जब भी इसकी एंट्री की होगी, एक्सपेंस का मकसद है ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। तो देखिए, इनकम स्टेटमेंट में आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा है एक्सपेंस को। जब आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं, आर अंडर स्टेटेड। What is the effect on profit for the year and net assets when accrued expenses are understated? कि आपने रिकॉर्ड तो करें लेकिन अंडर स्टेटेड माने कम रिकॉर्ड करें। जब आप एक्सपेंस कम रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट आपका ओवर स्टेटेड हो जाएगा। तो एक इम्पैक्ट तो ये हुआ क्योंकि आपने एक्सपेंस को अंडर स्टेटेड कर दिया, तो प्रॉफिट क्या हुआ, ओवर स्टेटेड हो गया। नेट एसेट्स क्या होते हैं, नेट एसेट्स का मकसद है कि टोटल एसेट्स में से माइनस करते हैं टोटल लाइबिलिटीज़ को, तो नेट एसेट्स आते हैं। तो यहाँ लाइबिलिटी भी आपने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि एक्रूड एक्सपेंस आपकी एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई तो एसेट्स भी आपका ओवर स्टेटेड हो गया। हैव यू गॉट माय पॉइंट कि नेट एसेट्स क्या है। नेट एसेट्स का फार्मूला ये होता है कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। तो टोटल लाइबिलिटीज़ में एक्रूड एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो इसका मकसद है नेट एसेट्स भी ओवर स्टेटेड हो गया, तो प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड हो गया आपका, और आपका नेट एसेट्स भी ओवर स्टेटेड हो गया। तो ए चॉइस अगर आप देखें तो इन दोनों में ओवर स्टेटेड लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की जो राइट चॉइस लॉजिकली बनती है वो ए चॉइस बनती है कि आपके एसेट्स भी ओवर स्टेटेड हो गए क्योंकि एक्रूड लाइबिलिटी आपने रिकॉर्ड नहीं करी। एक्सपेंस क्योंकि आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो प्रॉफिट भी आपका ओवर स्टेटेड हो गया। तो बल्कि रिकॉर्ड किया लेकिन अंडर स्टेटेड था कि प्रॉफिट आपने कम रिकॉर्ड करा। तो प्रॉफिट जब कम रिकॉर्ड करा
तो सॉरी बल्कि एक्रूड एक्सपेंस आपने कम रिकॉर्ड करा, तो एक्सपेंस कम रिकॉर्ड करा तो इसका मकसद ये हुआ कि प्रॉफिट जो है ओवर स्टेटेड हो गया, और एक लाइबिलिटी अंडर स्टेटेड माने आपने कम रिकॉर्ड करी तो फिर आपका नेट एसेट्स जो है वो ओवर स्टेटेड हो गया। तो ये आपका इसके अंदर था। तो क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर हम इसको रोकते हैं और फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। जो कुछ मैंने पढ़ाया है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, वीडियो देखिएगा, कुछ ये समझ में नहीं आया तो कमेंट्स के अंदर लिखें, फिर इंशाल्लाह इसको मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।